Hello everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज. So dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्जाइमर डिजीज़. ये अल्जाइमर डिजीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1907 में बाय द अलोइस अल्जाइमर. अलोइस अल्जाइमर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस डिजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इनके सरनेम से इस डिजीज़ को नाम दिया गया है अल्जाइमर. बेसिकली इस डिजीज़ में होता क्या है कि इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भूलने की बीमारी, जो कि ओल्ड एज में होती है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूरोडिजेनरेटिव या एजिंग डिजीज. एजिंग डिजीज मतलब कि जब प्रौढ़ावस्था आती है उस कंडीशन में लोग ज़्यादा भूलने लगते हैं. लेकिन एक होता है नॉर्मल फॉरगेट होना, नॉर्मली भूल जाना. एक होता है कि हर एक इवेंट, हर एक कही गई बातें, इवन देन अपने रिलेटिव्स को भी लोग भूल जाते हैं. उस कंडीशन को हम अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं. ये न्यूरोडिजेनरेटिव है, जैसे कि इससे पहले भी आपने पार्किंसन डिजीज के बारे में पढ़ा था. पार्किंसन भी न्यूरोडिजेनरेटिव है. दैट मीन्स कि न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होना तय है. राइट. डिफिनेशंस की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शनल डिजीज. दैट मीन्स प्रोग्रेसिव धीरे धीरे सीवियर कंडीशन की ओर जाना. प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आपके न्यूरॉन्स की, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आपके ब्रेन की, जो नॉर्मल फंक्शन करता है उसमें एक तरह का इंटरप्शन. इसलिए क्या हो गया आपका इम्पेयरमेंट, जो कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते. ऑफ मेमोरी, जो आपकी मेमोरी का नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाता है. कॉग्निटिव फंक्शनल डिजीज मतलब जो आपकी बौद्धित्मक प्रक्रिया है, जिसे आप जो है किसी चीज को कंसंट्रेट करते हो, सोचते हो, समझते हो, वो सारी चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं. इसीलिए एक तरह से अगर एग्जाम्पल देकर हम समझाएं तो जैसे किसी पेशेंट को अर्थराइटिस होता है, तो अर्थराइटिस एक दिन में नहीं हो जाता है कि एक दिन में उसे अर्थराइटिस हो गया. राइट. वो धीरे धीरे होता है. इसीलिए इसे भी हम प्रोग्रेसिव डिजीज टर्म दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव टर्म दे रहे हैं यहाँ पे, कि धीरे धीरे जो है ये डिजीज डेवलप्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, अल्जाइमर डिजीज. राइट. बेसिकली इसमें होता क्या है अल्जाइमर डिजीज में कि डेवलपमेंट ऑफ स्नाइल प्लेक्स इन ब्रेन. आपके ब्रेन्स में, आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में स्नाइल प्लेक्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन हो जाता है. यहाँ इस छोटे से डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स है, आपकी बाहर क्या है ECF है. उसमें क्या होता है कि आपके ये प्लेक्स, कैसे प्लेक्स हैं आपके स्नाइल प्लेक्स बोले तो आपकी बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन होती है. एमाइलॉइड प्रोटीन का ही डिपोजिशंस होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी ये जो न्यूरॉन्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं. जब ये श्रिंक हो जाती हैं तो आपके जो ब्रेन है, सल्कस गायरिस है, वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं इस कंडीशन में. राइट. अभी इसके बारे में हम पैथोजेनेसिस में डिटेल पढ़ेंगे. तो इससे अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसे स्टेज वाइज 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है. अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें तो ये माइल्ड अल्जाइमर डिजीज होता है, जो कि 2 से 4 साल के लिए मतलब आइडेंटिफाई होता है. लास्ट फॉर 2 to 4 ईयर, 2 से 4 सालों में जो है इसे आइडेंटिफाई करते हैं. इसे स्टेज फर्स्ट, अगर 2 से 4 साल के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया गया तो ये स्टेज फर्स्ट की अल्जाइमर डिजीज कहलाती है. इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, कंफ्यूजन, फॉरगेटनेस, फुलनेस एंड रिसेंट मेमोरी लॉस, मूड चेंजेस. राइट. अब स्टेज सेकंड की बात करें तो लास्ट फॉर 2 to 10 ईयर, 2 से 10 साल के बीच में जो आइडेंटिफाई कर ली जाती है वो थोड़ा सा मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज होती है. इसमें क्या होता है, डिक्रीज मेमोरी फंक्शनिंग, रिड्यूस अल्ट्रेशंस, मसल्स स्पाज्म एंड इंक्रीज इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी
टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, राइट। स्टेज थर्ड की बात करें, सीवियर होटन्स टाइप का ये अल्जाइमर डिजीज होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फूड देमसेल्व्स। इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है अल्जाइमर डिजीज की, उनके साथ साथ आपकी ये कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। सीवियर अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फूड देमसेल्व्स, खाना अपने आप को मतलब कंजप्शन नहीं करते हैं, फूड का कंजप्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इम्पेयर्ड स्पीच, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, और स्किन्स लेसन से स्किन इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस कंडीशंस में सीजर्स भी आते हैं इस स्टेज थर्ड में, राइट। स्टेज थर्ड की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल, मतलब लोगों को पहचानने में इनेबिलिटी होती है, राइट। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये तो ऑल ओवर ये थर्ड कंडीशन की थर्ड अल्जाइमर डिजीज की कंडीशन हो गई है, राइट। अब इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में ये क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं कॉजेज। तो आपकी है फर्स्ट क्या, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में अगर फैमिली हिस्ट्री में है, डिमेंशिया इसे कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज को हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं। डिमेंशिया मीन्स भूलने की बीमारी होती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो हो सकता है। अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज या डाउन सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम की बात की करें तो डाउन सिंड्रोम आपके वो डिजीज होते हैं जो क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, या फिर वहाँ पे मिस कोडिंग हो जाए आपकी जीन्स की या अमाइनो एसिड्स के, उस कारण जो भी प्रॉब्लम होती है वो डाउन सिंड्रोम हो जाती है, राइट। डाउन सिंड्रोम का फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, नेक जो है काफ़ी छोटी होती है और फेस एकदम गोला होता है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड पीपल्स होते हैं, और उसमें इंटेलिजेंसी पावर नहीं होती है, बहुत होती भी है तो बहुत कम होती है न। आप ये फिंगर्स जो है पीछे की तरफ बेंड्स होते हैं या कभी कभी आगे की तरफ से बेंड्स होते हैं, फिंगर्स काफ़ी छोटी होती हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं डाउन सिंड्रोम के। तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी आपके अल्जाइमर डिजीज हो सकते हैं। अगर बायोकेमिकल फैक्टर्स की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ बीटा अमोलाइड प्लेग्स, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में स्नाइल प्लेग बताया था, वो स्नाइल प्लेग किसका बना होता है, बीटा अमोलाइड प्लेग्स का। ये एक तरीके की प्रोटीन होती है बीटा अमोलाइड, ठीक है। इफ डिफिशियंसी ऑफ एस्टाइल कोलिन इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन, अगर एस्टाइल कोलिन की डिफिशियंसी हो जाती है आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में, उस कारण भी अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। अदर फैक्टर्स आपकी इन्वायरमेंटल या लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो आपके लॉन्ग एक्सपोजर टू मेटल लाइक एल्युमिनियम एंड मैग्नीज, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीजिंग एज एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। बीटा अमाइलॉइड जो प्लेग्स बनते हैं, बीटा अमाइलॉइड से अगर हम बात करें तो क्या है इसे हम अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन बोलते हैं। बीटा अमाइलॉइड को अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इट इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन मैनी टिश्यू, ठीक है। ये जो प्रोटीन है बहुत सारी टिश्यूज में पाई जाती हैं एंड कंसंट्रेटेड इन द सिनेप्स ऑफ न्यूरॉन, ये सिनेप्स और न्यूरॉन में पाए जाते हैं, न्यूरॉन के सिनेप्स में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि रेगुलेटर का काम करता है, सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है, आपके न्यूरॉन्स के जो सिनेप्स हैं उसका फॉर्मेशन का काम करता है और एज अ रेगुलेटर का काम करता है। तो ये क्या फंक्शन है कि इसका एमाइलॉइड प्रोटीन का। अगर एमाइलॉइड प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बनने लगती है तो इसका डिपोजिशंस होने लगता है, जिसकी वजह से एट्रोफी की कंडीशन आती है। आगे हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे ये अल्जाइमर डिजीज कॉज हो रही है। म्यूटेशन इन
एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन प्रोसेसिंग, अगर जहाँ पे एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का प्रोसेसिंग हो रहा है, जहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का अल्ट्रेशन हो जाए, मिस कोडिंग हो जाए, या फिर जो है आपके उस जीन में किसी भी टाइप का म्यूटेशन बाहरी इन्वायरमेंटल के थ्रू हो जाए, जो कि आपके कहाँ क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे होता है, ठीक है। इसका जो प्रोसेसिंग है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का, वो क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे होता है। तो अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन या म्यूटेशन हो जाए तो वो एमाइलॉइड प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एमाइलॉइड प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका डिपोजिशन हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में ओवर प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, एकत्रित होना स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ देखिए एक्युमुलेशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन्स ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, राइट। स्नाइल प्लेग फॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया कि स्नाइल प्लेग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्नाइल प्लेग का फॉर्मेशन ये कुछ नहीं है, आपके बीटा एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ ग्रे मैटर, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन यहाँ क्या होता है, ये अंदर आपके क्या होते हैं, वाइट मैटर होते हैं, बाहर ग्रे मैटर होते हैं, तो इसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रे मैटर में आपका, जो कि आपके न्यूरॉन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, या कह सकते हैं डायरेक्टली एक्ट एज अ न्यूरोटॉक्सिन्स, राइट। इट जनरेट न्यूरोनल स्ट्रक्चर, it degenerate neuronal structure which cause atrophy। मैंने बताया ना कि न्यूरोनल डिजेनरेट करने लगता है। यहाँ की जो आपकी ब्रेन की जो टिश्यूज हैं, ये देखिए ये नॉर्मल है और ये अल्जाइमर डिजीज है। इसकी वजह से क्या होती है कि अगर एमाइलॉइड प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगता है तो ये इसमें डिजेनरेशन होने लगता है। डिजेनरेशन मतलब इसकी जो न्यूरॉन्स हैं, इसकी जो टिश्यूज हैं, वो डिजेनरेट होने लगते हैं और ये क्या एट्रोपिक कंडीशन लाती है। एट्रोफी में मैंने बताया था ना, श्रिंकेज ऑफ सेल्स, सेल क्या होती है, श्रिंक कर जाती है। अब ये देखिए ये नॉर्मल आपका सेरिब्रम है और ये आपका क्या है, सेरिब्रम है, और ये आपका क्या है, एबनॉर्मल है। ये श्रिंक कर गया इन कंपेयर टू नॉर्मल, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए न्यूरोनल लॉस होगा और फाइनली अल्जाइमर या डिमेंशिया डिजीज होगी, राइट। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। इट अफेक्ट मल्टीपल ब्रेन फंक्शन, इसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, बहुत सारे आपके मल्टीपल ब्रेन फंक्शन को ये अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉरगेटिंग रिसेंट कन्वर्सेशन, इवेंट, नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि नाम, जगह, ऑब्जेक्ट सब भूल जाते हैं। कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। डिफिकल्टी इन प्लानिंग, एग्रेसिव नेचर, काफ़ी एग्रेसिव नेचर हो जाता है। डिमांडिंग एंड सस्पिशियस ऑफ अदर, मतलब डिमांडिंग नेचर हो जाता है, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और कभी बहुत वायलेंट हो जाते हैं। सस्पिशियस मतलब सबके ऊपर थोड़ा सा भ्रम बना रहता है इनका। हैलुसिनेशन मतलब खुद भ्रमिक रहते हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये बहुत अदर आपके जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, खाना पीना, सोना, बैलेंस कंट्रोल, होम्योस्टेसिस कंडीशन, ये सब काफ़ी अफेक्टेड होती हैं। लाइक स्वेलिंग ऑफ फूड को निगलने में, फूड को खाने में, बैलेंस कंट्रोल आपके बॉडी के बैलेंस में, और आपकी क्या है कुछ यहाँ पे निमोनिया या फिर अदर इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार जिसे बोलते हैं, कुपोषण हो जाता है जब खाएगा नहीं इंसान। अल्जाइमर डिजीज में बताया था ना मैंने कि वो कभी कभार खाना भी छोड़ देते हैं। डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ऑल ओवर आपकी अल्जाइमर डिजीज हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, जिसमें कि आपके डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया और जो भी आपके सिलेबस में है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।